वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th प्रीवियस वीडियो में हमने ईईडीएम में कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था और नेचुरल रिसोर्सेज में हमने वाटर कंजर्वेशन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में समझा था। आज के वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा हम इको क्लब, WWF क्या है और वन महोत्सव कब सेलिब्रेट किया जाता है, एबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हिंदी में जैव तकनीकी कहा जाता है, तो बायोटेक्नोलॉजी जो है उसे हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे कि बायो का मतलब होता है लिविंग, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें इंक्लूड किए गए हों, और लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके प्रोडक्ट्स का कमर्शियल लेवल या कमर्शियल पर्पस पर, यानी व्यापार व्यवसाय के उद्देश्य में जब इनका जो है यूज़ किया जाता है तो वो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। और इसमें जो है ऑर्गेनिजम्स और बायोलॉजिकल प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी जो है मल्टी डिसिप्लिनरी होती है, और मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, यानी कई फील्ड में यूज़ होने वाला जो है तकनीक है। अब जैसे कि मल्टी डिसिप्लिनरी का अर्थ होता है इसमें ये जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, फिजियोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इसका यूज़ होता है, बायोकेमिस्ट्री में इसका यूज़ होता है, केमिकल इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता है। तो ये कैसा सब्जेक्ट है? बायोटेक्नोलॉजी जो है ये मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, और इसका यूज़ जो है तो आप देखेंगे कितने सारे संकाय में या डिसिप्लिन में होता है। और इसमें क्या होता है कि ये ऐसा विषय है जो कि ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है और उनके प्रोडक्ट्स भी बनाता है। ठीक है, जैसे कोई प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका यूज़ उसमें किया जाता है एज ए कैटेलाइज़र। और जैसे रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन को उत्प्रेरित करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है बहुत से ऑर्गेनिजम्स का। फंगस का यूज़ किया जाता है कुछ में, और कुछ में जो है बैक्टीरिया का भी यूज़ किया जाता है। तो ये क्या करता है, ऑर्गेनिजम्स को मैनिपुलेट करता है और प्रोडक्ट्स बनाने में, और क्या करता है हमारे लिए जो है नई एक्टिविटीज़ को क्रिएट करता है, हमारे लिए ये नई चीज़ें बनाता है। ठीक है, अब हिस्टोरिकली यानी हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कला है। और इस ये जो है साइंस होने से पहले, बायोटेक्नोलॉजी साइंस की कैटेगरी में आती है, साइंस का सब्जेक्ट है, लेकिन ये साइंस होने से पहले क्या है, बायोटेक्नोलॉजी विज्ञान से पहले एक कला है। ठीक है, और इसका यूज़ जो है हम जानते हैं बियर को बनाने में किया जाता है, वाइन और पनीर को बनाने में भी बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं और जो प्रैक्टिकल्स हैं वो यूज़ में लाए जाते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ जो है नए प्लांट्स को, एनिमल्स को जो कि फूड प्रोडक्ट्स का उत्पादन करते हैं या नए जो है प्रोडक्ट्स देते हैं, प्लांट जो है प्लांट प्रोडक्ट्स देते हैं, एनिमल्स जो एनिमल प्रोडक्ट्स देते हैं, तो ये क्या करते हैं, उनकी क्वालिटी को जो है बढ़ाने का काम करते हैं, इन्हेंस करने का काम करते हैं। और ये जैसे फसलें हैं तो हाई यील्डिंग वैरायटी की जो क्रॉप्स होती हैं उनके प्रोडक्शन में भी बायोटेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एनिमल्स के प्रोडक्ट्स को भी बढ़ाने में, उनमें क्वालिटी को इन्हेंस करने में ये हेल्प करती है। और इसका जो यूज़ है वेस्ट डिस्पोजल में भी किया जाता है। तो जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, और उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होती है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, ये सारी जो 3RS प्रैक्टिसेस हैं सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है इंक्लूड की जाती है। वेस्ट डिस्पोजल में जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ होते हैं सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। ठीक है,
अब नई मेडिसिन्स के निर्माण में और टॉक्सिक मटेरियल के क्लीनिंग में, जैसे टॉक्सिक मटेरियल या हम बोल सकते हैं पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन करते हैं, या ये पॉल्यूटेंट क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड कर देते हैं। तो उनकी क्लीनिंग करने का काम भी बायोटेक्नोलॉजी करती है। और इसके तरीके डिफरेंट अब हम देखेंगे। माइनिंग यानी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, नेचुरल जो मिनरल्स हैं, उनको ज़मीन से निकालने में, उनको ज़मीन से जब निकाला जाता है तो उनको उस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। ठीक है, ज़मीन से या पानी के अंदर गहराइयों में ये होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल वगैरह। कोल जो है वो चट्टानों में बनती है, लाखों करोड़ों साल दबी रहती हैं लकड़ियाँ, पुरानी वनस्पतियाँ तो बनती है। और कोल का जो निर्माण है, कोल फॉर्मेशन की और पेट्रोलियम प्रोडक्ट या पेट्रोलियम की जो प्रोसेस है फॉर्मेशन की, वो दोनों डिफरेंट होती है। और तो माइनिंग की प्रोसेस में भी बायोटेक्नोलॉजी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम देखेंगे स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र हैं वो है माइक्रोबायल जेनेटिक। तो माइक्रोबायल जेनेटिक में जो बायोटेक्नोलॉजी ये क्या काम करती है, ये जो है पर्यावरण की जो समस्या होती है उसको मॉनिटर करती है। ठीक है, और बायोफ्यूल जो होते हैं, जो जैव ईंधन होते हैं, उनके उत्पादन में मदद करती है। अब फ्यूल्स आप जानते हैं, पेट्रोल, डीजल वगैरह। और बायोफ्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि वनस्पतियाँ वगैरह और गोबर गैस वगैरह, काऊ डंग वगैरह से बनती हैं, तो उनका प्रोडक्शन में भी बहुत बड़ी हेल्प करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और ये माइक्रोबायल मतलब जो माइक्रोबैक्टीरिया से रिलेटेड है। ठीक है, प्रोटेक्शन करती है ये आप केमिकल वॉरफेयर में और बायोलॉजिकल वॉरफेयर में। ठीक है, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मेडिसिन। मॉलिक्यूलर मेडिसिन की फील्ड में भी बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मॉलिक्यूलर मेडिसिन भी आती है। इसमें जीन थेरेपी और किसी भी बीमारी का जो निदान किया जाता है, या किसी भी बीमारी की जो निदानात्मक या निदान करने का जो तरीका है, क्योर करने का तरीका जो है उसे इम्प्रूव किया जाता है। तो क्योर और डायग्नोसिस दोनों में अंतर होता है। तो ये डायग्नोस करने का काम करती है। क्योर यानी उपचार होता है और डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान करना। ठीक है, तो बीमारियों के निदान करने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने में भी मॉलिक्यूलर मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। और मॉलिक्यूलर मेडिसिन जो है किसका क्षेत्र है, बायोटेक्नोलॉजी का ही क्षेत्र है। डीएनए फॉरेंसिक्स आपने सुना होगा। डीएनए का फुल फॉर्म तो सभी को पता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसका डीएनए का क्या यूज़ है, ये कहाँ बनता है, साइंस में हमने अच्छे से पढ़ा है। अब ये जो डीएनए फॉरेंसिक है ये भी आता है बायोटेक्नोलॉजी के स्कोप में। और ये बैक्टीरिया को डिटेक्ट करना, या फिर अदर जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेंट करते हैं या इन्वायरमेंट को प्रदूषित करते हैं, पॉल्यूटेड करते हैं, उनको डिटेक्ट यानी पहचानने का काम करता है। अब ये डीएनए मैचिंग के थ्रू क्या करते हैं, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने का काम भी करता है। जैसे किसी का मर्डर हो जाता है और रेप हो जाता है और चोरी हो जाती है, तो ये डीएनए फॉरेंसिक के थ्रू जो है क्रिमिनल की जांच की जाती है। इसमें डीएनए मैचिंग की जाती है। ठीक है, जो भी सस्पेक्ट है उसके जो बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं, जो भी शरीर के अंगों से जो भी डीएनए मैचिंग के लिए, जैसे कि बाल का सैंपल लिया जाता है और सेमन सैंपल लिए जाते हैं। इसके अलावा ब्लड का सैंपल लिया जाता है, तो क्रिमिनल से मैच किया जाता है, डीएनए मैचिंग की जाती है। अगर वो मैच हो जाता है तो सस्पेक्ट ही क्रिमिनल है। ठीक है, इस तरह से जांच की जाती है। अब नेक्स्ट है एस्टेब्लिश पैटर्निटी एंड अदर फैमिली रिलेशनशिप। तो ये पैटर्निटी जो है, जो बच्चे जैसे घूम जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, और जब उनका अगर पता लगाना है तो जो भी पेरेंट्स हैं, अगर वो दावा करते हैं कि हमारा बच्चा है, तो उनकी भी इसी तरह से डीएनए मैचिंग की जाती है। और इससे क्या है, ये जो डीएनए फॉरेंसिक है, ये डीएनए फॉरेंसिक साइंस है या फॉरेंसिक साइंस जो है, ये इसमें इसका क्या काम होता है, फैमिली रिलेशन को स्थापित करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक ब्रीडिंग। अब एग्रीकल्चर ने खेती बाड़ी जो है आपका कृषि विज्ञान है, और जो एनिमल हस्बेंड्री की जाती है, लाइव स्टॉक ब्रीडिंग
जो है उनकी जनसंख्या को जो बढ़ाया जाता है, ब्रीडिंग और रियरिंग केयरिंग की जाती है उनकी, तो ये सब इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। और ये भी किसका क्षेत्र है, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आता है ये, एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग। अब इसमें क्या किया जाता है, वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाता है, और फूड प्रोडक्ट जो होते हैं और जो उनकी न्यूट्रिशन की वैल्यू होती है उनको, उसको भी इंक्रीज़ किया जाता है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू को जो है बढ़ावा दिया जाता है। बायोपेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, जैव पेस्टिसाइड्स, पीड़कनाशी जिसे कहते हैं, जो जिसमें क्या होता है कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि जो बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं ये पैथोजेंस को किल करने का काम करते हैं, इसके साथ साथ ये इको फ्रेंडली भी होते हैं। और नेक्स्ट है ड्रॉट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। तो ये जो बाढ़ में और जो भी पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स होती हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स का मतलब होता है कि फसलों को पीड़क जो होते हैं, जैसे कि गेहूं में लगने वाले, चावल में लगने वाले जो कीड़े होते हैं उनको नष्ट करने का काम करती है। और बाढ़ से जो फसलें ख़राब हो जाती हैं उसमें भी ये रोल प्ले करता है। और जैसे एनिमल्स में बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो बैक्टीरियल होती है, और एंथ्रेक्स वगैरह भी बीमारियां होती हैं, और फंगल इन्फेक्शन होता है, पौधों में भी होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, पौधों में वायरस भी लग जाते हैं, और इनसे क्या होता है, उनकी पैदावार घट जाती है। और इसको भी रेजिस्टेंट यानी रोकने का काम, या रोग प्रतिरोधक जो रोग होते हैं उनको रोकने का काम या प्रतिरोध उत्पन्न करने का काम करता है ये बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर की फील्ड में। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी जो इसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है उसमें इसने बहुत हेल्प की है। और अगर हम बात करें मेडिसिन की फील्ड में जो है बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और ये जो है विटामिन्स, वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स बनाने में जो या उसकी फील्ड है उसमें इसने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, या वाइटल रोल प्ले किया हम बोल सकते हैं। और नेक्स्ट है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है इसका यूज़ ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर की फील्ड में भी होता है और एग्रीकल्चरल पर्पसेस में भी किया जाता है। और इसने फसलों की क्वालिटी को, हाइल्डिंग वैरायटी को बढ़ाने में मदद किया है। और एनिमल हस्बेंड्री वगैरह में भी, जैसे मैंने आपको बताया था, तो उसमें भी जो है न्यूट्रिशन वैल्यू को उन एनिमल्स के द्वारा जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू को इन्हेंस करने में भी ये रोल प्ले करती है। और फूड इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी ने भी हेल्प किया है। जैसे फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, आपने खमीर का सुना होगा, खमीर उठाने का काम है जो ईस्ट करती है। और जैसे कि जो खमण वगैरह बनते हैं, इडली वगैरह बनती है, तो उनमें खमीर उठता है। और खमीर क्या होता है, ये ईस्ट क्या होती है, वो फर्मेंटेड कैसे हो जाती है। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, इसमें जो हम जो भी चावल से बने प्रोडक्ट हैं या भी उसको रख देते हैं, उसको पीस के दाल वगैरह रख देते हैं। आपने खमीर उठाते हुए कभी देखा हो, जैसे इडली वगैरह मम्मी घर में बनाती है तो खमीर उठ जाता है। और जैसे जब उससे हम कुछ भी चीज़ें बनाते, जैसे इडली वगैरह बनाते तो फ्लफ़ी बनती हैं, सॉफ्ट बनती हैं, स्पॉन्जी बनती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो है ईस्ट उसमें रिएक्शन करती है। ठीक है, तो ईस्ट का यूज़ किया जाता है उसमें, ईस्ट रिएक्शन भी करती है। और इसमें क्या होता है, वो एंजाइम का प्रोडक्शन हो जाता है। और यही रीज़न है कि जो है फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, और जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, फ्लफ़ी होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं। ठीक है, इसका जनरली जो यूज़ है इसी फूड प्रोडक्ट को जो है फर्मेंटेड करने में किया जाता है। अब बायोटेक्नोलॉजी ने जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में भी यूज़ किया है, और बायो रिमेडिएशन में भी इसने यूज़ किया है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही, सूक्ष्म जीवों का यूज़ किया जाता है इसमें, और वेस्ट मैटर को डिग्रेड करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बचे होते हैं इन्वायरमेंट में, उनको ये डिकम्पोज करने का काम करते हैं, इन्वायरमेंट में मिक्स करने का काम करते हैं। और ये जो है ये इको फ्रेंडली भी होते हैं। ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत सारी फील्ड में होता है, और आपको इतना जो है लर्न होना चाहिए। नाउ अब हम देखेंगे पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर कंजर्वेशन। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर कंजर्वेशन, तो हम इसमें देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज में। अब इसके अंदर जो है इको क्लब और WWF आता है। तो इको क्लब क्या है, इको क्लब को ग्रीन क्लब भी कहा जाता है, कि वॉलेंटरी ग्रुप होता है जो कि स्टूडेंट
की लर्निंग स्किल्स को बढ़ाता है टुवर्ड्स, जैसे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड नॉलेज ये देता है। और इसमें बच्चे बढ़ चढ़कर जो है भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं। बच्चों को ये पार्टिसिपेट होने में जो है बढ़ावा देता है, अग्रसर करता है उनको। और ताकि आप पर्यावरण से संबंधित जानकारी रखें और पर्यावरण को क्लीन कैसे किया जाता है इसके तरफ आपका झुकाव हो। और इको क्लब का क्या एम होता है, ये जो है पूरे वर्ल्ड की जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में जानकारी देने का काम, अवेयरनेस फैलाने का काम इको क्लब का होता है। और ये लोगों की खुद की स्वयं के समझ पर डिपेंड भी करता है। और इको क्लब जो है ये पूरे अर्थ के एनवायरनमेंट के बारे में जो है ज्ञान देता है। और उसकी रक्षा करने का जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, लोगों को जागरूक करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और क्योंकि उनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है वो अच्छी होती है, और कम एज में अगर वो इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आगे तो ये जो है उनके रूटीन में रहेगा। और ये एक अवेयरनेस के थ्रू जो है एक नई सोसाइटी को बिल्डअप करने में भी हेल्प करती है। WWF जो है ये इको क्लब और ग्रीन क्लब का एक फ़ंड है। और इसका क्या काम होता है कि स्कूल अथॉरिटीज़ से जो है ये फ़ंड कलेक्ट करते हैं। और ये फ़ंड किसके थ्रू कलेक्ट किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट स्कीम्स। तो ये MEFS यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट स्कीम के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो है हर साल जो स्कूलों से ये फंड जो है कलेक्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट स्कीम के द्वारा, ठीक है। और ये क्लब में जो है सेल्फ सस्टेनिंग, इसे हम सेल्फ सस्टेनिंग भी बोल सकते हैं अगर हम बात करें तो जो ये इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट स्कीम का मिनिस्टर होता है और उसी के द्वारा ये रन किया जाता है, चलाया जाता है, उसी के द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है। और इसमें जो है क्लब जो है एग्जीबिशन के थ्रू भी जो है पैसे कलेक्ट करते हैं, मनी कलेक्ट करते हैं और एग्जीबिशन लगाया जाता है इसमें। और ऐसे साइंस वगैरह, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह और नर्सरी वगैरह लगाई जाती है एग्जीबिशन में। उसके थ्रू जो देखने आते हैं, विज़िट करने लोग आते हैं, उनसे जो है मनी कलेक्ट की जाती है। और ये वेलफेयर के लिए होता है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए होता है। नाउ वन महोत्सव अपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। वन महोत्सव क्यों मनाया जाता है और ये इसमें क्या होता है? ये इसमें पेड़ों को बचाव के लिए और पेड़ पौधों के बचाव के लिए जो या उनका जो त्यौहार होता है उसे वन महोत्सव कहते हैं। और ये हर साल स्कूल में भी वन महोत्सव का प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जाता है। और 5 जून जो है पर्यावरण दिवस होता है, उस दिन भी जो रोल प्ले के थ्रू वन महोत्सव का भी महत्व बताया जाता है। वन महोत्सव जो है उस पर आधारित कई रोल प्ले या ड्रामे के थ्रू जो है वनों का महत्व समझाया जाता है। ये सबसे सिंपल तरीका है और ये जो है लोगों के बीच में इन्वायरमेंट से और पेड़ पौधों से संबंधित अवेयरनेस फैलाने का काम करता है। और ये NGO के थ्रू जो है ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। और कुछ और इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट्स है जो इसे चलाने का काम करती हैं। और गवर्नमेंट जो है वो वन महोत्सव जो है बहुत ही लार्ज स्केल पर सेलिब्रेट करती है। और अगर हम बात करें, ये एनुअल इवेंट होता है, यानी साल भर में एक बार मनाया जाता है। और यहाँ पर जो है लार्ज स्केल में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इस दिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधों को लगाया जाता है और पूरी कंट्री में, पूरे देश में। और इस टाइम पर क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो पौधों के सैपलिंग्स होते हैं वो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, वो ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि टाइम ऐसा रहता है। और इस दौरान जो भी पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वो उसमें से ज़्यादा तो जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं या ग्रोथ नहीं कर पाते हैं।
और ये जो सेलिब्रेशन है ये इसको सब स्कूल के बच्चे, टीचर्स और प्रिंसिपल जो हैं वो मिलकर मनाते हैं। और इसके अलावा ये लोगों की अवेयरनेस पर भी डिपेंड करते हैं कि वो फैमिली के साथ भी जो है वन महोत्सव का प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है। और प्लांटेशन ऑफ ट्री जो है ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और ये सभी को करना चाहिए। और महीने में कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाएं। अगर एक दिन में हर दिन नहीं लगा सकते हैं तो महीने में एक पौधा लगाने का जो काम है ये हमें करना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये हम जानते हैं हम पौधे क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये हमें जो है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी बचाता है। नाउ अब हम पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। पॉल्यूशन, प्रदूषण। तो टाइप्स एंड सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन एंड मेजर पॉल्यूटेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में जो मेन पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे कि वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, रेडिएशन पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। और सॉइल पॉल्यूशन क्या है हम देखेंगे पहले तो। और इनके एबेटमेंट भी आपको पता होना चाहिए। सॉइल पोल्यूशन है तो इसका निराकरण हम कैसे कर सकते हैं और हम अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं। सॉइल पोल्यूशन के सोर्सेस कौन कौन से हैं, मेजर पॉल्यूटेंट्स आपको बताना है। और सॉइल जो है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी इकोनॉमी का। सॉइल पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन जो है ये क्या करता है, ये जो जो केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उनके टॉक्सिफिकेशन से और डिपोजिशन से जो है सॉइल पोल्यूशन जैसी समस्या होती है। और मैंने आपको बताया था सॉइल इरोजन होता है। और जब मिट्टी में केमिकल्स को डाल दिया जाता है तब भी मिट्टी क्या होती है, उसकी टॉप लेयर ख़राब हो जाती है और वो लैंड जो होता है धीरे धीरे एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो लैंड जो है वो बंजर हो जाती है और उसका कोई यूज़ नहीं होता है। फिर वहाँ पर जो है ना तो उसका यूज़ एग्रीकल्चरल पर्पस में किया जाता है और ऐसी जगह पे बाढ़, भूकंप वगैरह सभी आती हैं। और पेड़ पौधे भी नहीं लगाए जा सकते हैं क्योंकि पेड़ पौधों का और मिट्टी का और पानी का एक अलग ही कनेक्शन है। और ये तीनों जो हैं बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को भी और पानी को भी कंट्रोल करके रखती हैं। तो वन महोत्सव का भी मैंने आपको रोल बताया है। तो पेड़ पौधे लगाएंगे तो बाढ़ जैसी समस्या से हमें बचाएंगे और मिट्टी के टॉप लेयर को भी ये बचा के रखेंगे। सॉइल इरोजन की समस्या से भी हमें जो सॉइल इरोजन की समस्या है उसको ये प्रिवेंट करने का काम करेंगे। ठीक है। तो सॉइल पॉल्यूशन जो है ये मिट्टी का अल्टरनेशन होता है या हार्मफुल केमिकल जब मिट्टी में डाल दिए जाते हैं। और तो सॉइल का जब अल्टरनेशन होता है, अल्टरनेशन या खेती बाड़ियों वगैरह में भी जो यूज़ किया जाता है तो अल्टरनेशन किया जाता है। और सॉलिड वेस्ट जब उसमें डाल दिए जाते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का एक्यूमुलेशन होता है और केमिकल कंपोजिशन होता है तो इससे क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन की समस्या उत्पन्न होती है। और एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन में जो है सबसे जो बड़ा योगदान अगर देखा जाए तो वो सॉइल पॉल्यूशन का भी है। और जो कॉन्टामिनेटेड वाटर है, कॉन्टामिनेटेड एयर जो है उनमें पैथोजेंस पाए जाते हैं, हानिकारक बैक्टीरियाज पाए जाते हैं और उन्हें पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है। जो कि खराब पानी में, गंदे पानी में, संदूषित हवा में इसमें रहते हैं। तो ये जो है बहुत सारी ऐसी बीमारियां फैलाते हैं जैसे कॉलेरा है, टाइफाइड है, बेसिलरी डिसेंट्री है, पैरा टाइफाइड है, फीवर जो होता है, एंथ्रेक्स जो एनिमल में होता है, लेप्टोस्पायरोसिस, क्यू फीवर, ये फैलाने का काम करते हैं। तो ये भी सॉइल पॉल्यूशन में जो है ये अपना रोल प्ले करते हैं और जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। नाउ रेडिएशन पॉल्यूशन जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जब अनस्टेबल हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, रेडिएशन का एमिशन करते हैं। और इससे क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो अनस्टेबल हो जाते हैं और ये जो है मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी को रिगेन करने लग जाते हैं। और जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है जो कि एक क्लीन एनर्जी की तरह काम करती है, उसके एडवांटेजेस को कम करने लग जाते हैं। ठीक है। अब इसका एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि इसमें जो है न्यूक्लियर रिएक्शन से जो वेस्ट निकलता है उसके परिणाम से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं ये क्या करते हैं, पॉल्यूशन की को बनाते हैं इसे, और इसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडिएशन पॉल्यूशन जो है ये मैन मेड होता है और नेचुरल भी होता है। और
HP जेमेट जो ये उन्होंने रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को जो है डिफाइन किया था। और तो उन्होंने कहा था कि जो नेचुरल बैकग्राउंड होता है उसमें रेडिएशन जब इमर्ज की जाती है और मेन की जो एक्टिविटी होती है यानी मानव की जो एक्टिविटीज़ होती हैं और इनमें जो है जो कि आर्टिफिशियली की जाती है, जैसे आर्टिफिशियली जैसे कि जैसे बॉम्ब वगैरह बनाए जाते हैं और न्यूक्लियर रिएक्शन जब होती है तो उसके दौरान कई ऐसी रेडिएशन निकलती हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर हार्मफुल इफ़ेक्ट डालती हैं और हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रदूषित करती है। इसका प्रभाव पेड़ पौधों पर और जीवों पर भी देखा जाता है। और ये जो हमको नेचुरल रेडिएशन मिलती है, ये आर्टिफिशियल या मैन मेड हमने रेडिएशन के बारे में पढ़ा जो कि हमारे द्वारा उत्पन्न की जाती है। और नेचुरल रेडिएशन जो ये कहाँ से होती है, कॉस्मिक रेज से होती है। कॉस्मिक रेज जो कि सनलाइट से सन रेज होती हैं और अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं जो कि ओजोन लेयर से पार होकर जो है अर्थ की सरफेस पर आती हैं। कॉस्मिक रेज हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य पर और इन्वायरमेंट पर बुरा प्रभाव या दुष्प्रभाव डालती हैं। तो अब रेडिएशन पॉल्यूशन का अगर हम जैविक प्रभाव देखें तो ये सोमेटिक इफेक्ट होता है और गैंगेटिक इफेक्ट। इसको दो इफेक्ट में बांटा गया है, सोमेटिक और गैंगेटिक इफेक्ट। अब वाटर पॉल्यूशन आप जानते हैं कि जो डेंजरस केमिकल्स होते हैं उन इंडस्ट्री से जो रिलीज होते हैं, सीवेज वेस्ट जो कि सिटीज़ से निकलता है उन्हें नदियों में डाल दिया जाता है और उसमें कई ऐसे हानिकारक केमिकल्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं जो वाटर को पॉल्यूटेट करते हैं। और ऐसा वाटर जो है सर्वाइवल के लिए यानी कि हम बात करें ड्रिंकिंग पर्पस में और इवन जो भी हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती है उसके किसी भी काम का नहीं होता है क्योंकि ये वाटर वेस्ट हो जाता है। और फ्रेश वाटर क्या करता है, फ्रेश वाटर को तो हम जानते हैं कि उसकी हमारे पूरे विश्व में कितनी स्कार्सिटी है, कितनी कमी है। और ये जो पॉल्यूशन होता है इसकी कमी से भी जो है वाटर पॉल्यूशन होता है। अब नॉइज़ पॉल्यूशन जो है ये बहुत ही डेंजरस इफेक्ट डालता है और इसकी डेफिनेशन है अगर हम बात करें अनवांटेड साउंड इज़ कॉल्ड नॉइज़, है ना। नॉइज़, तो नॉइज़ पॉल्यूशन का था जब ये साउंड जो है हाई पिच होता है, बहुत ज़्यादा मतलब ये इनऑडिबल होता है, हमारे सुनने से बाहर होता है, हमारी कैपेसिटी से बाहर होता है। तो नॉइज़ पॉल्यूशन की कैपेसिटी इसे नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। क्योंकि नॉइज़ पॉल्यूशन कब होगा, जब हमारी जो नॉर्मल ऑडिबल वैल्यू है जिसे हम सुन सकते हैं तो उसे हम नॉर्मल ही क्या कहेंगे, साउंड कहेंगे। लेकिन साउंड की जब इंटेंसिटी बढ़ जाती है उसे हम सुन नहीं पाते तो नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो इसमें जो है स्पीच भी आता है, कम्युनिकेशन आता है, रिलैक्सेशन आता है जब ये हाई लेवल पे होता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और इससे क्या होता है कि हमारे जो सुनने की जो क्षमता है, हियरिंग कैपेसिटी होती है, वो लॉस हो जाती है धीरे धीरे। ठीक है, इनर एयर जो इससे प्रभावित होते हैं, हमारे जो अंदर के कान होते हैं और बाहर के कान तो आप देख सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल ईयर होते हैं उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इससे प्रभावित होती है। ठीक है, और गाड़ियों की जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जो लोड कैरी करने का काम करते हैं वो भी बहुत साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ट्रेन वगैरह है और जब ये चलती हैं तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी नॉइज़ पॉल्यूशन को लीड करते हैं। एयर पॉल्यूशन आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो है हमारी एटमॉस्फेयर अर्थ का जो है उसमें बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो कि हमारे लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, सभी के लिए यूज़फुल हैं। लेकिन जब उसमें जो है पॉल्यूटेंट का एडिशन होता है और कोई केमिकल्स या हानिकारक गैस जो उसमें ऐड होती है तो वो एयर पॉल्यूशन को बढ़ावा देती है। और जैसे फैक्ट्री का धुआं है और जो कुछ ऐसी हानिकारक रिएक्शंस होती हैं जो कि हवा में एयर के साथ मिक्स होती है और उसको पॉल्यूटेंट कर देती है। ठीक है, और जब हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो एयर पॉल्यूटेड कहलाती है। ठीक है, और जब एयर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो हमें श्वास संबंधित बीमारियां, ब्रोंकाइटिस या लंग्स डिजीजेस होंगी। नाउ ऑयल स्पिल क्या होता है, तो ऑयल स्पिल क्या है, समुद्र या नदियों के तट से जो
लगे हुए कारखाने होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ का जो वेस्ट होता है या ऑयल जो होता है, या फिर किसी एक्सीडेंट के थ्रू या किसी ट्रेजेडी के थ्रू जो नदियों में समुद्रों में मिल जाता है, तो वो क्या करता है, ये वहाँ के वाटर को पॉल्यूटेट कर देता है, और वहाँ की जो कोस्टल एक्टिविटीज़ हैं इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। ठीक है। और जितने भी सी के सोर्सेस होते हैं उनका शोषण किया जाता है ना, समुद्र के अंदर जो भी जो भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है, और ये उसको क्या करते हैं, टेम्पररी और परमानेंटली दोनों तरह से ये डैमेज करने का काम करते हैं। और ये बहुत बड़ी हज़ार्डस कंडीशन है, स्थिति है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही किसी एक्सीडेंट के थ्रू या फैक्ट्रीज़ में आग वगैरह लग जाती है, ऑयल वगैरह या अंडरग्राउंड वाटर जो है, जो रिफाइनिंग टैंक जो है वो ख़राब हो जाते हैं, ज़मीन के अंदर जो है रिफाइनिंग टैंक्स लगे रहते हैं, तो रिफाइनरीज लगी रहती है, पाइपलाइंस लगी रहती है, टैंकर्स लगे रहते हैं। जब उनमें कोई एक्सप्लोजन हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, तो ये ऑयल जो जाके सीधे क्या होता है, कोस्टल रीजन में जो भी सी वाटर है या फिर नदियाँ, उनमें जाके मिल जाता है और उनको पूरी तरह से ये प्रभावित कर देता है। और हम जानते हैं पानी ऑयल की जो डेंसिटी वो पानी से कम होती है, इसलिए पानी पर फ्लोट करने लग जाता है। अब ऐसे पानी में जो एक्वेटिक लाइफ है वो सर्वाइव नहीं कर पाती है, और क्योंकि उनको भी रहने के लिए फ्रेश वाटर चाहिए, बहता पानी चाहिए। और इससे क्या होता है कि जो सॉल्ट वाटर रहता है उस पर ऑयल फ्लोट करता है, और ज़्यादा हैवी ऑयल जो होते हैं ये फ्रेश वाटर में डूब जाते हैं। और ये जो कंडीशन है हालांकि बहुत कम होती है। ऑयल तो ज़्यादातर जो है वो वाटर पर फ्लोट करता है, लेकिन कुछ केस में क्या है, जो हैवी ऑयल होता है और वो जैसे जो डामर वगैरह होता है, वो एस्फॉल्ट वगैरह होते हैं, वो डूब जाते हैं। और जो फ्लोट करते हैं वो एक पतली लेयर बना लेते हैं, और इसको ऑयल स्लिक के नाम से जाना जाता है। और इससे भी पहले एक पतली लेयर बनती है जिसे शीन कहते हैं, जो कि एक रेनबो की तरह दिखाई देती है। तो आप देखेंगे अगर हम ऑयल को पानी में डालते हैं तो आप देखेंगे वो अपनी एक लेयर बना लेता है, और उसमें आप रेनबो की तरह पट्टियाँ उसमें दिखाई देती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।